नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। एक मिनट, क्या है भाई, सब कहाँ गायब हो गए यार। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। समष्टि अर्थशास्त्र ना, मैक्रो इकोनॉमी पर कंटिन्यू क्लासेस लेते हुए आज का हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय को कैसे माप सकते हैं। राष्ट्रीय आय को मापते कैसे, चूंकि हमने इससे पहले जो लेक्चर नंबर 5 हुआ था, लेक्चर नंबर 6 पर बात कर रहे हैं दोस्तों हम। लेक्चर नंबर 5 जो हुआ था उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय की संगणना कैसे होती है, कौन कौन सी विधि के माध्यम से होती है। ठीक है ना। तो जिसमें हमने जीडीपी को देखा, जिसमें हमने जीएनपी को देखा, जिसमें हमने एनएनपी को देखा। तो कंप्लीटली हमने तीनों ही जो भी राष्ट्रीय आय होती है दोस्तों, उन सबको हमने देखने का प्रयास किया था और बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देखना, टॉपिक वाइज टॉपिक सभी सेशन आपको मिल जाएंगे। और आज के सेशन में उसी राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं, मापते कैसे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसकी कुछ विधियां हैं जिन विधियों पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का सेशन को शुरू करते हैं। चलिए डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सब तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। अच्छा, यहां पर एक बार देख लीजिए, आप यहां पर एक बार देख लीजिए कि फर्स्ट यूनिट में दोस्तों अभी तक हम जो है 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेशन हो रहा है हमारा राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों पर, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों पर। इसके बाद में सामाजिक लेखांकन पर हम चर्चा करेंगे अगले सेशन में। उसके बाद राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण क्या होता है, उसके बाद आय, ऋण और दान दान क्या है, इसकी अवधारणा को समझेंगे। तो कुल मिलाकर के 4 टॉपिक हमारे आज के बाद में 3 टॉपिक और बचेंगे। 3 क्लास के बाद में फर्स्ट यूनिट हमारी समष्टि अर्थशास्त्र की कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करें उससे पहले एक नजर डाल लीजिए यहां पर कि हमें इस पूरे सेशन में किस किस पर चर्चा करनी है। तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम 4 विधियों की चर्चा करेंगे। 4 विशेष रूप से 4 विधियां, वैसे विधियां तो कई प्रकार की होती है, अपनी पर्सनल विधियां होती है, लेकिन फिर भी मेथड, विधि मतलब मेथड है ना। तो उस मेथड तो सब देशों की अलग अलग होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जिस मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ऐसी 4 मेथड होती है। उत्पादन मेथड, आउटपुट मेथड, उत्पादन रीति, हिंदी में बोल लेते हैं उत्पादन रीति, आय रीति, व्यय रीति और सम्मिश्रण रीति, है ना। तो चारों रीतियों को हम 1 बाय 1 करके समझने वाले। सम्मिश्रण रीति का मतलब होता है दोस्तों मिक्स, जिसमें उत्पादन और आय, जो फर्स्ट और सेकंड वाली जो रीति है ना, उत्पादन रीति और आय रीति, इन दोनों को मिला करके भी कोई कोई कंट्री जो ऐसी है जो अपनी राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करती है, गणना करती है ना। तो इन 4 मेथड्स की हम चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो ये डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विश्लेषण में राष्ट्रीय आय का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, या कहें कि एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है। किंतु राष्ट्रीय आय का सही मापन करना एक जटिल कार्य है। प्रत्येक राष्ट्र या विभिन्न राष्ट्र अपनी आय की गणना अलग अलग रीतियों के माध्यम से या अलग अलग मेथड्स से करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो प्रासंगिक है वो 4 रीतियां प्रासंगिक है। एक है उत्पादन रीति, जिसे इंग्लिश में आउटपुट मेथड बोलते हैं। इसके बाद में इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है ना, और एक उत्पादन और एक्सपेंडिचर, उत्पादन और आय दोनों मिक्स है, जिसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं। तो इन 4 रीतियों पर हम चर्चा करेंगे, इनको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। व्यवहारिक रूप से समझाना मेरा यहां प्रयास रहता है। बाकी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको लिखना क्या है, आपके लिए डेटा में आप लोगों को यहां प्रोवाइड कर ही देता हूं, है ना। तो ये सब डेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उत्पादन रीति, खाली समझने पर फोकस करना दोस्तों, समझने पर फोकस करना, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, उत्पादन रीति, उत्पादन रीति मतलब आउटपुट मेथड। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए कंसेप्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय को मापना। देश की जो आय है, जो इनकम है ना, उस इनकम को
मापना है, नापना है, कितनी इनकम हो रही है मापना है। तो कैसे मापेंगे? तो उस मापने का एक तरीका है, और वही एक तरीके पर हम बात कर रहे हैं उत्पादन रीति पर, आउटपुट मेथड पर। क्या करेगी ये? राष्ट्र की आय को मापेगी, है ना। कैसे? जरा देखिए, इस रीति के द्वारा क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादन की गई सभी वस्तु और सेवाओं का, एक वर्ष में जितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है या पता किया जाता है। क्लियर है ना। उसके बाद में उन सभी मूल्यों का, उन सभी वस्तुओं सेवाओं के शुद्ध मूल्यों को जोड़ लिया जाता है, जोड़ के किसी राष्ट्र की आय निकाली जाती है। और ये राष्ट्र की आय निकालने के लिए बेसिकली दो प्रकार के डेटा का, अर्थात आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कौन से दो प्रकार हैं वो? वस्तु और सेवाओं की। देखिए, एक वर्ष में उस देश में एक वर्ष में जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है ना, उन वस्तु सेवाओं की हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर। तो उन वस्तुओं सेवाओं की मात्रा और उन वस्तुओं सेवाओं की कीमत, ठीक है ना। सबसे पहले हम पता करेंगे कि कितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ था, कितनी मतलब उसकी मात्रा का। और उसके बाद बात करेंगे कि उन वस्तुओं सेवाओं की कीमत क्या है, कीमत का, ठीक है ना। तो वो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को मात्रा का, मात्रा इंटू कीमत, कीमत, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों? क्या प्राप्त हो जाएगा? जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीडीपी प्राप्त हो जाएगा। उत्पादन मूल्य प्राप्त हो जाता है। आपकी जीडीपी नहीं, जीडीपी में भी एक मिनट रुकिए, है ना। उत्पादन मूल्य प्राप्त होगा कि उस वस्तु का उत्पादन किस मूल्य पर प्राप्त, किस मूल्य पर ये उस उत्पादित हुई है, ठीक है ना। तो जो मूल्य हमें ज्ञात हुआ है ना, एक वस्तु का, दो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, अब इन सभी वस्तुओं को जोड़ लीजिए ना, सभी वस्तुओं का मूल्य को जोड़ लीजिए तो आपका जीडीपी निकल आएगा। किस पर? बाजार कीमत पर। कल हमने ये सीखा था ना कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक देश की सीमा के अंदर एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य, है ना। तो उस सभी वस्तुओं के मूल्यों को हम जोड़ लेंगे, जोड़ने से राष्ट्रीय आय पता चल जाती है जीडीपी के रूप में। लेकिन याद रखिएगा, जीडीपी या जीएनपी या एनएनपी तीनों ही जब कैलकुलेट होती है तो हमें मार्केट प्राइस पर निकलती है। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना होता है और सब्सिडी को जोड़ना होता है। और ये क्यों होता है ऐसा, ये मैंने कल आपको बहुत बेहतर तरीके समझाया था। लगभग 45 मिनट का लेक्चर लिया था सिर्फ इसी बात पर, जीडीपी को समझाने में, जीएनपी को समझाने के लिए और एनएनपी को समझाने में 45 मिनट का टाइम दिया था मैंने आपको। वहां पर बहुत बेहतर तरीके से समझाया था। अगर अभी नहीं देखा हो ना तो देख लीजिएगा, ये डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये रीति, उत्पादन रीति या आय रीति अपने आप समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्या कहा है यहाँ पर कि उत्पादन रीति से किसी देश की आय का पता करने के लिए दो विशेष प्रकार के आंकड़ों का इस्तेमाल होता है, कि वस्तु और सेवाओं की मात्रा का और वस्तु और सेवाओं की कीमत का। और इस मात्रा और कीमत दोनों का गुणा कर देंगे तो उसका मूल्य पता चल जाता है, उस वस्तु सेवा का मूल्य पता चल जाता है। और ऐसे विभिन्न वस्तु सेवाओं के मूल्यों को जब पूरे सभी को जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या होता है दोस्तों? हमको बाजार कीमत पर जीडीपी पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है? जीडीपी, है ना। जीडीपी ज्ञात हो जाती है। और जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? कुल घरेलू उत्पादन, है ना, या सकल घरेलू उत्पादन। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त कुल घरेलू उत्पादन में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, अब देखिए यहां पर दोस्तों, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, पहले इरेज करना होगा। ओके, अब यहां देखिए, अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार प्राप्त घरेलू उत्पादन मतलब कि जीडीपी, है ना। तो जो जीडीपी हमको प्राप्त हुई है, यहां से जो जीडीपी प्राप्त हुई है, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कब होगी? जब हम आयात और निर्यात दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। निर्यात हमारा ज्यादा हुआ हो तो निर्यात में से आयात को माइनस कर लेंगे, तो जो बचेगा वो हमारी विदेशों से शुद्ध आय होगी, है ना। तो उस शुद्ध आय को जोड़ देंगे और मूल्य ह्रास जो हुआ है, जो मशीनें घिसी है ना,
तो उस जितना घिसावट हुई है मशीनों में, जितना मूल्य का ह्रास हुआ है, उसको हम घटा देंगे। तो इस प्रकार बाजार कीमत पर हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त हो जाता है, अर्थात कि एनएनपी प्राप्त हो जाती है। एनएनपी प्राप्त हो जाती है, लेकिन किस पर? बाजार कीमत पर। अब हमें इसे को काय पे निकालना है? एनएनपी को किस पर निकालना? फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है ना, फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है। अभी क्या मिली हमको कि एनएनपी फॉर्मूले में दिखा गया है, एनएनपी मार्केट प्राइस पर निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीडीपी, जो मार्केट प्राइस की जीडीपी है, उसमें विदेशों से जो आय प्राप्त हुई है उसको जोड़ देंगे और मूल्य ह्रास को घटा देंगे, तो हमें एनएनपी मार्केट प्राइस पर नेट नेशनल प्रोडक्शन हमें पता चल जाएगा। क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते। अगर ये क्लियर है दोस्तों, तो अब अगर देखिए, इस प्रकार जो प्राप्त बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है ना, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को क्या करेंगे? घटा देंगे। कल मैंने बहुत अच्छा समझाया था आप लोगों को, अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और सरकारी सहायता अर्थात की सब्सिडी को जोड़ देंगे। इससे क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें फैक्टर कॉस्ट पे मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पर मिल जाएगा। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपका है ना। फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है हमको एनएनपी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर मार्केट प्राइस की एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, सरकारी सहायता को अर्थात की सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमारी फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी निकल जाएगी। क्लियर है? तो दोस्तों इस प्रकार की अर्थात की जो उत्पादन रीति है, इसका इस्तेमाल अर्थात इसका प्रयोग किन देशों में किया जाता है? तो अल्प विकसित और विकासशील देशों में इस प्रकार की रीति का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यहां तक कि भारत में भी इस रीति का प्रयोग किया जाता है अपनी राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं आय रीति अर्थात इनकम मेथड, कि इनकम के आधार पर कैसे राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। अब समझिए, जब वस्तुओं का कोई उत्पादन किया जाता है, वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, तो उस उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे कि सरकार की जरूरत पड़ेगी, सरकारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक पूंजी की आवश्यकता होगी। एक फैक्ट्री डालना है तो पूंजी की आवश्यकता लगेगी, है ना। मजदूर लगेंगे, ठीक है ना, मजदूर, और एक परमानेंट वर्कर्स भी लगेंगे। भूमि की आवश्यकता होगी, ये सब लगेंगे ना। तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये उत्पादन के साधन हो जाएंगे। तो इन उत्पादन के साधनों में कुछ खर्च भी आएगा ना भाई। जो श्रमिक आपने लगाया है उसको मजदूरी भी देनी होगी। सरकार की सहायता प्राप्त कर रहे हो तो सरकार को लगान भी देनी होगी, टैक्स देना होगा ना भाई। मार्केट से आप बड़ी पूंजी उठाओगे तो उसका ब्याज भी देना होगा। तो ये क्या हुआ? उन साधनों का खर्च। किन साधनों का? उत्पादन के साधनों का खर्च। तो आय रीति का मतलब ही ये हुआ कि किसी वस्तु और सेवा का जब उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन में विभिन्न साधनों पर खर्च किया जाता है। तो जो संपूर्ण खर्च है, जितना संपूर्ण खर्च हुआ है उत्पादन में, उस पूरे खर्च को जोड़ लीजिए, वही राष्ट्रीय आय हो जाएगी। आइए पढ़ लीजिए इसको। इस रीति में राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों के भुगतान का योग। भाई उत्पादन के जितने साधन थे उन सभी साधनों को आपने भुगतान किया, जैसे लगान दी, ब्याज दिया, वेतन दी, मजदूरी दी या लाभ दिया, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। इन सभी को जोड़ करके राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, ठीक है ना। किंतु कुछ आय ऐसी भी होती है, जिनका संबंध आर्थिक क्रियाओं से नहीं होता, या इसमें नहीं ली जाती है। कौन सी आय होती है? पेंशन, क्या? पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लाभ, राष्ट्रीय ऋण पर चुकाया जाने वाला ब्याज। इसको इस एक्सपेंसेस में अर्थात कि वे में तो नहीं करेंगे ना कि उत्पादन के साधनों की आय हुई है, आय में तो नहीं इंक्लूड किया जाता है पेंशन को, बेरोजगारी भत्ता को, है ना। तो इस कारण से दोस्तों राष्ट्र, है ना, तो इसमें इस आय को हम हस्तांतरित आय भी कहते हैं। इस आय को हस्तांतरित आय भी कहते हैं। आपको सिर्फ विशेष रूप से इतना याद रखना है कि इस आय रीति के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों को जो भुगतान किया जाता है, वो सारे भुगतान को अगर हम जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाती है इनकम मेथड के द्वारा। लेकिन विशेष बात आपको याद क्या रखनी है कि इसमें कुछ आय ऐसी होती है, कुछ इनकम ऐसी होती है जिसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, जैसे पेंशन हो जाती है, बेरोजगारी भत्ता हो जाता है, सामाजिक सुरक्षा लाभ, है ना, विभिन्न प्रकार के ये ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है वो सब। क्लियर है यहां तक का? तो हालांकि
यह आय रीति जो है, जो इनकम मेथड है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने से आय के वितरण के विषय में ज्ञान हो जाता है कि हमें आय कितनी कितनी किस किस को प्राप्त हो रही है, कितना वितरण हो रहा है ना। आय की दोहरी गणना की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब पैसे आप बांट चुके होते हो, सबको पैसा दे चुके होते हो, तो दोबारा उस पैसे की एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है इस विधि के माध्यम से, है ना। लेकिन फिर भी इस रीति का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत सीमित मात्रा में किया जाता है। कि जिन देशों में वस्तु क्यों किया जाता है, देखिए जरा कि दोस्तों, जिन देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी लागू है या आय का भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाता हो, वहां पर इस विधि का लागू करना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी है व्यय रीति, मतलब कि खर्च रीति, है ना। व्यय मैं बोल रहा हूं ना, व्यय तो एक्चुअल में हो सकता है आपको वह सुनाई दे रहा हो, इसलिए मैं कभी कभी खर्च इस पे इसके लिए यूज करूंगा, खर्च वाला शब्द, या फिर एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर मेथड बोलेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। व्यय रीति अर्थात एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? आइए, तो विभिन्न उत्पादन साधनों की आय में उत्पादन इकाइयों का व्यय होता है। क्या कहा है यहां पर, एक बार इसको पूरा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में पेन लेते हैं, बार बार पेन लेने की झंझट रहती है। देखिए, विभिन्न उत्पादन के, वही बात जो इससे पहले हमने की थी, उत्पादन के साधनों पर खर्च करना होता है ना। वहां पर क्या होता है, उत्पादन के साधनों को जब पैसा मिलता है तो उनके लिए वो आय हो जाती है, वो सरकार के लिए, कंपनी के लिए वो क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है ना। तो विभिन्न उत्पादन के साधनों की आय में उत्पादन इकाइयों का क्या होता है दोस्तों, व्यय होता है, खर्च होता है, तथा उत्पादन साधनों का जो खर्च हुआ है उत्पादन इकाइयों को ही प्राप्त होता है, उत्पादन की इकाइयों को ही प्राप्त होता है ना। तो यही कारण है कि राष्ट्रीय आय कुल खर्च के बराबर हो जाती है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नेशनल इनकम, है ना। तो अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल व्यय को ज्ञात करके राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। कुल व्यय को कुल उपभोग व्यय तथा कुल विनियोग व्यय में विभाजित किया जा सकता है। यदि सरकारी व्यय को अलग से लें तो कुल व्यय निम्न होगा। देखिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, कुल व्यय आपको निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, उपभोग व्यय, उपभोग व्यय जो उपभोग के लिए खर्च किया गया है, या जो इन्वेस्टमेंट विनियोग के लिए खर्च किया गया है, या सरकारी खर्च किया गया है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल एक्सपेंडिचर पता चल जाता है, कुल खर्च पता चल जाएगा, है ना। इसके अलावा निर्यात और आयात, निर्यात को हम इस खर्च में से क्या करेंगे, निर्यात किया तो पैसा आएगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ देंगे, है ना। और आयात करेंगे किसी चीज का तो हमें पैसा देना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, उस पैसे को घटा देंगे, सिंपल है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में इसके अतिरिक्त देखिए, देश के निर्यात होने वाली आय को कुल व्यय में से, टोटल एक्सपेंडिचर में से जोड़ दिया जाएगा, और आयात होने पर उसको घटा दिया जाएगा। यहां से राष्ट्रीय आय का मूल्य प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रीय आय का मूल्य प्राप्त हो जाता है, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय व्यय। क्लियर है? फॉर्मूले में थोड़ा सा बता दूं, यहां पर देखिए, नेशनल इनकम, नेशनल एनआई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। C4 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है उपभोग व्यय, है ना, उपभोग व्यय, C4 उपभोग व्यय। क्लियर है? I4 विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये कॉस्ट हो गई आपकी, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। G4 गवर्नमेंट सेक्टर से आया हुआ खर्च, ठीक है ना। एक्सपोर्ट निर्यात, एक्सपोर्ट, और एम्पोर्ट फॉर इंपोर्ट। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल इसके अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेथड है हमारी वो है कॉम्बिनेशन मेथड। उत्पादन और आय दोनों को जब मिलाकर कोई राष्ट्र क्या करता है दोस्तों कि एक रीति से उनका काम नहीं चल पाता है इनकम पता करने का, तो ऐसे राष्ट्र क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उत्पादन और आय दोनों रीतियों का प्रयोग करते हैं। आय रीति मतलब कि उसके जो कुछ सेक्टर में ये उत्पादन रीति को अपना, उत्पादन मेथड को अपना लेते हैं, और कुछ किसी और सेक्टरों में ये जो इनकम मेथड होती है, आय वाली जो मेथड होती है उसको अपना लेते हैं। इस प्रकार से जैसे भी निकालना का उसका परम उद्देश्य होता है ना। तो विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किसी एक ही विधि का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आय ज्ञात कर पाना मुश्किल होता है। जैसे ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन रीति का प्रयोग किया जाता है। देखिए जहां पर आय का पता ना लग पाए वहां पर उत्पादन रीति का प्रयोग किया जाता है ना। और इसके विपरीत जहां पर
उत्पादन ज्ञात करना कठिन हो वहां पर आय रीति का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा है, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि उत्पादन रीति या आय रीति दोनों के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाए, जिसे उत्पादन आय सम्मिश्रण रीति कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये राष्ट्रीय आय को मापने वाला सेशन होता है कंप्लीट। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में जो हम बात करेंगे वो करेंगे लेखांकन पर, है ना। राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे होता है इसको व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। इसी प्रकार से थोड़ी रुचि बनाए रखिए सेशन में, हमारे द्वारा सेशन कंटिन्यू किए जाते रहेंगे। डोंट वरी, कंप्लीट ही करवाएंगे, एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।